Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I'm Iman Fatma. As you all know that in the last lecture we ended up with the two types of energy, potential energy and kinetic energy, and we are going to discuss these two types in our video. So let's get started. So students, we are going to start with potential energy. As we all know what is energy, energy is the ability of doing वर्क. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है. अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम काम कर सकते हैं, काम परफॉर्म कर सकते हैं. तो इस तरह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन. पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, यानी काम करने की सलाहियत है, काम करने की एबिलिटी है. एनर्जी है तो इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, तो जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुई होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन. पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है, तो ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी इज एबल टू डू द वर्क. अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो इस पेन पर अगर मैं अपना फोर्स अप्लाई करती हूं तो इट विल कवर सम डिस्टेंस. इसका मतलब है कि इस पेन के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है. तो इस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की. सो लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग द नेम्स ऑफ दोज टाइप्स. The 4 types of energy are gravitational potential energy, elastic potential energy, chemical energy and nuclear energy. Now we are going to discuss one by one all of them. So first we have to look on to gravitational potential energy. Gravitational potential energy is the type of potential energy. Gravitational potential energy potential energy की types है. जब मैंने आपको potential energy की 4 types बताई थी तो gravitational potential energy is also one of them. तो यहाँ पर हम discuss करते हैं अब gravitational potential energy की definition को. It is the energy stored in an object due to its position above the ground. एक object है, उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर्ड है. वो क्यों स्टोर्ड है? ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड. अब यहाँ पर जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से ये एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से ये एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है. अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं एंड देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आखिर में है क्या. As you all know about gravity force, कि gravity force क्या होती है? The gravity force is the force that pulls the objects towards itself. अभी gravity force किसके अंदर मौजूद होती है? तो it is pointed out at the center of the earth. Here are the points which I told you. It attracts objects toward itself. It is found at the center of the earth. अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि ग्रेविटी फोर्स क्या होती है और कहाँ पाई जाती है, पर हमें ये नहीं पता चला कि ये ग्रेविटी फोर्स किसने डिस्कवर की. सो लेट्स नो. The person who discovered the force of gravity was Sir Isaac Newton, who discovered the force of gravity after seeing an apple falling from a tree. So we get note about the person who discovered the force of gravity. तो कौन था वो जिसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया? The person who discovered gravity was Sir Isaac Newton, who discovered after seeing an apple falling from a tree. यानी उन्होंने ग्रेविटी फोर्स को डिस्कवर तो किया, लेकिन किस तरह से किया? जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा तो he became curious कि वो सिर्फ नीचे ही क्यों गिरा है, वो लेफ्ट, राइट और ऊपर की डायरेक्शन में क्यों नहीं गया. तो इस हवाले से जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि सेंटर ऑफ द अर्थ में एक फोर्स पाई जाती है जो कि है ग्रेविटी फोर्स, जो कि अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है, अट्रैक्ट करती है. Now another point which we are going to discuss is not only objects are attracted to the earth but they also attract each other. अब ये क्या है? इसका मतलब
कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विच अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, यानी अर्थ के अंदर ग्रेविटी फोर्स मौजूद है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि ये ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वो क्यों करते हैं अट्रैक्ट? जस्ट बिकॉज दे कंटेन देयर ओन ग्रेविटेशनल पुल इन देम। यानी अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो इस पेन में भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बात करूं तो मेरे अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट है जो कि इसी पॉइंट से रिलेटेड है, तो अब हम देखते हैं उस पॉइंट को और इससे रिलेट करते हैं। The point is, the larger the objects are, the larger the gravitational force between them. हमने पॉइंट में पढ़ा कि नॉट ओनली ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ बट दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, कि ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बल्कि यही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि द लार्जर द ऑब्जेक्ट्स आर, द लार्जर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। यानी अगर मैंने बात की इस पेन की कि इसके अंदर भी मौजूद है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट है कि हम इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील नहीं कर सकते। लेकिन जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए अर्थ की, तो अर्थ का सरफेस इतना बड़ा है कि हम उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी बॉडीज पर महसूस कर सकते हैं। Weight. The weight of an object is the force of gravity pulling down on it. यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट का वजन देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगी टू पुल द ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का वजन है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा वजनी है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा अप्लाई की जाएगी टू पुल दैट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का वजन डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है टू पुल द ऑब्जेक्ट। नाउ किस चीज से मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है? इसका मतलब है द एसआई यूनिट फॉर वेट इज न्यूटन्स। न्यूटन्स में वेट को मेजर किया जाता है, तो वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। अब हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं और फर्दर जानते हैं वेट के बारे में। द अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कॉल्ड G ऑफ 10 न्यूटन पर किलोग्राम। यहाँ पर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जिसे एब्रीविएशन में लाया जाए तो ये G है। ठीक है, इसको G शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में इसको G कहा जाता है फॉर सिंप्लीफाइंग, कि आप हर जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखने के बजाय G भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझने के लिए कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन्स की पर किलोग्राम। हर किलोग्राम के ऊपर 10 न्यूटन्स की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मौजूद है। ठीक है, तो हर किलोग्राम बराबर है 10 न्यूटन के। 1 किलोग्राम 10 न्यूटन के बराबर है, तो 2 किलोग्राम कितने के बराबर होगा? 20 न्यूटन्स के। और वो किस तरह हम मालूम करेंगे कि हमारे पास फॉर सपोज 5 kg है, 5 kg कितने के बराबर होगा? वो किस तरह मालूम करें? क्योंकि हर kg, अगर सिर्फ 1 kg की बात की जाए, हर kg बराबर होता है 10 न्यूटन्स के। तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑफ 50 न्यूटन्स। ठीक है, इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि हर kg के न्यूटन्स कितने होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन अदर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। So now we are going to know about elastic potential energy. So let's start by knowing the definition first. The definition of elastic potential energy. It is the energy stored in an object when deformed by being pulled or pushed. As we all know about potential energy, कि potential energy क्या होती है कि एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन और कंडीशन की वजह से स्टोर्ड है। सो नाउ यहाँ पर अगर बात की जाए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कंडीशन, ड्यू टू द पोजिशन एंड कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और कंडीशन की वजह से ये एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर्ड है, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड एनर्जी है।
नाउ व्हाट इज द पोजीशन एंड व्हाट इज द कंडीशन। जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा कि उसकी पोजीशन इज अबव द ग्राउंड, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ग्राउंड के ऊपर है। बिल्कुल इसी तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पुल्ड और पुश्ड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ पुल और पुश, देयर इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट। तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोर्स की दो टाइप्स होती हैं, द फर्स्ट वन इज पुल एंड द सेकंड वन इज पुश। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करती हूँ यानी धक्का देती हूँ, खुद से दूर करती हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, फॉर सपोज आई हैव दिस मार्कर एंड आई एम गोइंग टू पुश दिस, तो क्या ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? या फिर इस मार्कर को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ, अपनी तरफ पुल करती हूँ, तो क्या ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? नो, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट विच इज फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल। यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होगी, फिर वो पुल स्टेट में हो या पुश स्टेट में हो, सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होगी जो कि स्ट्रेचेबल हो, जो कि फ्लेक्सिबल हो। अब हम देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स जिनको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और वो फ्लेक्सिबल। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इलास्टिक बैंड. You can see some elastic bands on your screen. These elastic bands are in the original form. ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी ना तो अभी ये पुल स्टेट में है और ना ही पुश स्टेट में है। तो अब हम देखते हैं कि इनको स्ट्रेच करने के बाद इनके अंदर कब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, यानी जब हम इन्हें पुल करेंगे तो इनके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। सो नाउ लेट्स सी द पुल स्टेट ऑफ दीज इलास्टिक बैंड्स. सो हियर इज द कंडीशन. Here is the condition of elastic bands after being stretched. इनको स्ट्रेच करने के बाद इनकी कंडीशन है कि ये अब पुल स्टेट में है और इस स्टेट में इनके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जब हम इन्हें रिलीज करेंगे तो बाय यूटिलाइजिंग दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कॉइल स्प्रिंग. You can see a coil spring. तो ये अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इसे पुश और पुल करेंगे तो इसकी स्टेट में क्या फर्क आएगा और उसके बाद इसके अंदर जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो वो किस स्टेट में आएगी और उसको फिर हम ओरिजिनल पोजीशन में कैसे करेंगे। एज यू ऑल नो कि coil spring is a flexible and stretchable object. Here you can see the both pushed and pulled state of coil spring where one coil is being compressed and one is being stretched. यानी एक को पुल किया जा रहा है और एक को कंप्रेस किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेट्स में इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है एंड व्हेन वी विल रिलीज इट तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। Now we are going to understand and study the third type of potential energy which is chemical energy. तो अब हम देखते हैं that what is chemical energy. So let's read out. When a fuel burns, its energy is released by a chemical reaction. अब बहुत डिटेल में इसको हमने समझना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है और जब वो फ्यूल दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिलकर रिएक्ट करता है, जो वर्ड यहाँ पर बर्न इस्तेमाल हुआ है, द वर्ड बर्न विच इज यूज्ड, उसका मतलब है बेसिकली रिएक्ट। ठीक है, जब फ्यूल रिएक्ट करता है विद सम अदर सब्सटेंसेस तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर हम गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जब वो फ्यूल दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिलकर रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। आगे कहा गया है कि the energy stored in a fuel is the energy that holds its atoms and molecules together. अब यहाँ पर जिस फ्यूल ने रिएक्ट किया उस फ्यूल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी, ऑफ कोर्स केमिकल एनर्जी इज द टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, जो एनर्जी फ्यूल के अंदर स्टोर्ड है वो एनर्जी है जिसने फ्यूल के अंदर मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स को होल्ड किए हुआ है एक साथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब हम इस लाइन को इसके साथ रिलेट करेंगे कि फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल ने रिएक्ट किया, एनर्जी रिलीज हुई और ये वो एनर्जी है जिसने फ्यूल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक साथ
जोड़ कर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात यह है कि जब फ्यूल डाला गया तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद एनर्जी की वजह से टुगेदर बॉन्डेड थे, लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लूज हो गए। ठीक है, लूज हो गए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स लूज हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और ये वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन से, इसी वजह से इसे केमिकल एनर्जी कहा जाता है। नाउ अगर हम बात करें खाने की, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें उस खाने की जो खाना हम खाते हैं, तो वो खाना भी हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है विद सम केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सेल्स में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी कहा जाता है। सेम एज बैटरीज के अंदर भी केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। सो यहाँ पर हमने केमिकल एनर्जी को भी डिस्कस किया और उसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी देखे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियर एनर्जी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, और ये एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान रिलीज होती है। न्यूक्लियर एनर्जी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। यहाँ पर आपको एटम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, और इस स्ट्रक्चर में आपको न्यूक्लियस भी विजिबल होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी मौजूद होती है, और जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होती है। एंड देयर are two types of nuclear reactions. The first one is nuclear fission and the second one is nuclear fusion. I told you that nuclear fission is the type of nuclear reaction. तो nuclear fission में होता क्या है? न्यूक्लियर फिजन में होता यह है कि वन एटम इज स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर लाइटर एटम्स। एक एटम, मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाया, वो एटम दो या दो से ज्यादा छोटे और हल्के एटम्स में टूट जाता है। ये भी एक रिएक्शन है कि एक चीज, एक एटम दो या दो से ज्यादा और छोटे एटम्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। Here you can see a nuclear power station जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय न्यूक्लियर फिजन। यानी अब यहाँ पर आपको एक और डायग्राम नजर आ रही होगी जिसमें एक एटम है विच इज स्प्लिटिंग इनटू टू मोर एटम्स, ठीक है, जो कि उससे लाइटर और उससे छोटे एटम्स हैं, उनमें स्प्लिट हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसकी मदद से पावर प्लांट्स जो हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन। In nuclear fusion, two or more atoms combine together creating larger and heavier atom. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं जो कि लार्जर और हैवियर एटम फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपको एटम का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होगा और नीचे दिए गए डायग्राम में आपको ये भी शो हो रहा होगा कि किस तरह से दो एटम्स आपस में मिलकर एक लार्जर और हैवियर एटम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन वन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एज आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियर फ्यूजन में दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो लार्ज और हैवियर एटम फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर सन की पिक्चर नजर आ रही होगी। क्यों है यहाँ पर सन की पिक्चर? यस, बिकॉज सन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन का। वो क्यों है? क्योंकि सन सिर्फ एक स्टार नहीं है, बल्कि सन बहुत ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत ज्यादा लार्ज और हैवी बॉडी है जो कि ना जाने कितने एटम से मिलकर बनी हुई है। दैट इज वाई कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एंड सन इज नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी। और अब हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ लिया है तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम पढ़ते हैं और उसको भी डिस्कस करें। काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ड काइनेटिक है क्या, काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या है। सो द वर्ड काइनेटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस व्हिच मीन्स मूविंग। यहाँ पर काइनेटिक वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड काइनेसिस से डिराइव किया हुआ है जिसका मतलब है मूविंग। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पाई जाती है जो कि ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट में होते हैं, मूवमेंट मोशन में होते हैं, जो कि चल रहे होते हैं, रनिंग या वॉकिंग के मोशन में होते हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम देखते हैं, फर्दर जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है कि इट इज द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन और मूवमेंट की वजह से उसके अंदर पाई जाती है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट के मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। फॉर सपोज एक फैन है, जब वो ऑन होता है तो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट। लेकिन जब मैं उसका स्विच ऑफ कर दूंगी तो उसके अंदर से काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो जाएगी क्योंकि उसकी मूवमेंट खत्म हो गई। लेकिन अगर बात करूं मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसा मैं बात कर रही हूं, तो मेरे अंदर भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि मैं अभी मूवमेंट में हूं, मैं मोशन में हूं, इस वजह से मेरे अंदर भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। लेकिन अगर मैं साइलेंट हो जाऊंगी तो मेरे अंदर से काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ऐसा जिस कार की बात की जाए तो कार के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी तभी मौजूद होती है जब वो कार मूवमेंट में होती है। लेकिन अगर वो अपनी मूवमेंट करना बंद कर देगी तो वहां से भी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी को मूवमेंट एनर्जी भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कुछ और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पाई जाती है जो कि मूवमेंट में हो, जो मूव कर रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल्स दी फैन की, पंखे की। जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी ह्यूमन बीइंग की, जब वो बात करता है, भागता है, दौड़ता है, किसी भी सिचुएशन कंडीशन में जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट और जैसे कि कार की एग्जाम्पल दी कि उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है जब वो मूव कर रहा होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने बड़े ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अंदर भी पाई जाती है। कितना भी ऑब्जेक्ट बड़ा हो, वो मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज जो कि ऐड करना चाहूंगी, विच इज के अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, और वो दो चीजें हैं मास एंड वेलोसिटी। कौन सी वो चीज? ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। अगर आपको नहीं पता कि मास क्या होता है तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज। एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर का अमाउंट जो है वो कहा जाता है मास। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज सेम एज अ स्पीड। स्पीड कितनी है एक ऑब्जेक्ट की, दैट इज व्हाट वेलोसिटी इज। ठीक है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ स्पीड। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी तो हमें पता चल गया क्या। तो ये जो दो चीजें हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इन दो चीजों की बिना पर उनकी काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जिससे मैं आपको शो करती हूँ दैट हाउ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। Here you can see an aeroplane is flying and it has a large amount of kinetic energy. क्यों इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मौजूद है? बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी और मास इसके अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि लार्ज मास और हाई वेलोसिटी की वजह से ही एरोप्लेन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड फ्लाइंग इंसेक्ट की, तो ये भी फ्लाई कर रहा है लेकिन इसका मास बहुत कम है और इसकी स्पीड भी बहुत कम है बनिस्बत एरोप्लेन के। तो यहाँ पर इसके अंदर कम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। आप इसको देखें, एग्जाम्पल को समझें, और अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी हैव अ कार एंड अ ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, यानी इनकी स्पीड सेम है। हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम है। बट वाई द ट्रक हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? ट्रक के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। वो क्यों? क्योंकि इनकी वेलोसिटी तो सेम है, तो इस हिसाब से इनके पास, दोनों के पास ही सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है बनिस्बत एक कार के। द ट्रक हैज लार्ज मास देन अ कार। इसी वजह से ट्रक की वेलोसिटी और मास को कवर किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ट्रक के पास ज्यादा है और कार के पास कम है।
Radiated energy is energy carried as electromagnetic waves. First of all, let me tell you कि हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी को. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी रेफर्ड टू एज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर रेडिएटेड एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी की ही टाइप है. तो इसका मतलब है these types of energies are found in only those objects which are moving or at the motion. यहाँ पर रेडिएटेड एनर्जी भी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर होगी जो कि मूव कर रहे होंगे. यहाँ पर रेडिएटेड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तौर पर कैरी की जाती है. अब वेव्स ऑफ कोर्स मूव करती हैं टुवर्ड्स वन प्लेस टू एन अदर प्लेस. यहाँ पर वेव्स जो कैरी होती हैं, उन्हीं वेव्स जो है वो किस चीज़ को कैरी करती हैं? वो एनर्जी को कैरी करती हैं, और यही एनर्जी कहलाती है रेडिएटेड एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ट्रांसमीटर्स, तो ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स को रेडिएट करते हैं टू द एंटेना, जिन्हें हम एरियल्स कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए. अगर बात की जाए सन की, तो सन रेडिएट करता है लाइट को, लाइट एनर्जी को. तो लाइट और रेडियो वेव्स दोनों ही ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तौर पर, जो कि एनर्जी कैरी करती हैं, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं रेडिएटेड एनर्जी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साउंड्स बनते कब हैं. तो साउंड्स आर मेड व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. यहाँ पर साउंड्स तब बनते हैं जब हम अपनी फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पर, और वही फोर्स एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाए. तो वाइब्रेट जब एक ऑब्जेक्ट करता है तब क्या बनती हैं? साउंड्स बनती हैं. और साउंड एनर्जी इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन. साउंड एनर्जी वाइब्रेशन से एसोसिएटेड है. अब यहाँ पर बात करें किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, तो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है सोर्स साउंड वेव्स का, और वही साउंड वेव्स साउंड एनर्जी को कैरी करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेडफोन्स हैं, तो हेडफोन्स आपके साउंड एनर्जी जो है वो कैरी करती हैं इनटू योर ईयर्स. जब भी आप किसी फेवरेट म्यूजिक सुनते हो तो वो साउंड वेव्स जो हैं वो हेडफोन्स के जरिए आपके कानों तक पहुंचते हैं. इसी तरीके से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और साउंड एनर्जी कैरी कौन करता है? साउंड एनर्जी इज कैरीड थ्रू द साउंड वेव्स. थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी कहते हैं. थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी कहते हैं. अब क्वेश्चन है कि हाउ इज थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस. तो इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स. हमने पढ़ा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं. सो थर्मल एनर्जी भी हीट एनर्जी है, जिसका मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी मौजूद है तो उसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे. सो ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स. एग्जाम्पल है कि हॉट ऑब्जेक्ट जैसे कि कप ऑफ टी, अगर हम बात करें कप ऑफ टी, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है टू द सराउंडिंग. तो अगर वो ऑब्जेक्ट गर्म है तो उसके अंदर हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी मौजूद है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? करंट होता है. द करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. इफ यू कैन सी एन एटम स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नज़र आ रहा होगा. दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि एटम के अंदर फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो इसी फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बेसिकली अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इज द फ्लो ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो दैट वॉज टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.